हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था फंडामेंटल राइट्स के बेसिक्स। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ बेसिक बता दिया था कि कैसे कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए, उनका पर्पस क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का, और वो डिराइव किए गए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। पहले हमारे पास थे 7 फंडामेंटल राइट्स, जो कि अब रह गए हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। एक राइट को रिमूव कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो हमने आर्टिकल नंबर 12 लास्ट वीडियो में एक बार देख लिया था, बट फिर से मैं आपको एक बार आर्टिकल नंबर 12 के बारे में बता देती हूँ। फिर हम डिटेल में करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 13। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 12 को। तो आर्टिकल नंबर 12 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 12 का पर्पस क्या था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का? मैंने आपको बताया था कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल 14 to 32, और 12 एंड 13 अलग से दिए गए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें स्टेट वर्ड को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, बार बार जो है वो स्टेट वर्ड यूज़ किया जाएगा, यानी कि स्टेट्स पे कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं इन फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, तो जो स्टेट वर्ड यूज़ किया जाएगा उस स्टेट वर्ड का मीनिंग क्या होगा वो बताया गया आर्टिकल नंबर 12 में। ठीक है, यानी कि स्टेट वर्ड में कौन कौन सी बॉडीज़ इंक्लूड होंगी। यहाँ पे स्टेट का मतलब हमारे राज्य नहीं है, इस स्टेट का मीनिंग है ये सारी बॉडीज़ जो आर्टिकल नंबर 12 में बताई गई। ठीक है, तो अब इन बॉडीज़ को हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया कि स्टेट वर्ड में इंक्लूड होगी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, अब इस स्टेट वर्ड में हमारी पार्लियामेंट आएगी। पार्लियामेंट में आते हैं लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, प्रेसिडेंट, वो स्टेट वर्ड में आएंगे। ठीक है, और साथ में हमारी गवर्नमेंट जो सरकार है, यानी सरकार में आते हैं मिनिस्टर्स, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर्स, तो वो सब क्या हैं, स्टेट वर्ड में आएंगे। जो भी लॉ बनाएंगे और जो भी लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे वो सब आएंगे स्टेट के अंदर। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में बोला गया स्टेट्स में, अब इधर स्टेट्स का मीनिंग है राज्य। ठीक है, जो भी हमारे राज्य हैं उनकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उनका उन स्टेट्स में जो लॉ बनाते हैं, जो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सब आएंगे स्टेट वर्ड के अंदर। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में बोला गया ऑल लोकल अथॉरिटीज़, जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं वो आएंगी स्टेट के अंदर। अब लोकल बॉडीज़ में कौन कौन आता है? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्सेट्रा, वो सब आएंगे स्टेट के अंदर। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में बोला गया यानी कि ऑल अदर अथॉरिटीज़ इंक्लूड होंगी स्टेट के अंदर, जैसे कि LIC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये सब स्टेट के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, और अब लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये सारी बॉडीज़ तो स्टेट के अंदर आएंगी, ठीक है, पर कोई भी अगर प्राइवेट बॉडी है, प्राइवेट कोई एजेंसी है जो स्टेट के लिए काम कर रही है या स्टेट के साथ काम कर रही है, ठीक है, तो वो भी स्टेट वर्ड में इंक्लूड होगी। ठीक है, वो सारी लिमिटेशंस उन प्राइवेट बॉडीज़ पे भी लगेंगी जो प्राइवेट बॉडीज स्टेट के लिए काम करती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको आर्टिकल नंबर 12 अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं हम आर्टिकल नंबर 13 को। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकॉन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब ये सारी स्टेटमेंट मैं सिंपल वर्ड्स में आपको एक बार समझाती हूँ। लेजिस्लेटिव क्या करता है? लॉ बनाता है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव कोई लॉ बनाता है, ठीक है, और वो लॉ जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है? वायलेट करता है।
यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट के बेसिक स्ट्रक्चर है उसको इफ़ेक्ट करता है, हमारे राइट्स को हमसे छीनता है, तो उस लॉ को क्या डिक्लेयर किया जाएगा? नल और वॉइड, ठीक है, इनवैलिड माना जाएगा उस लॉ को, ठीक है। अब इस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कौन करेगा? तो ये लॉ को डिक्लेयर करने की पावर दी गई है इनवैलिड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, ठीक है, बाय जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू आप इस लॉ को चेक कर सकते हैं कि ये नल है, इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर ये किसी भी हमारे फंडामेंटल राइट को इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो लोअर कोर्ट के पास नहीं है। आप ज़रूर ये टर्म याद रखिए कि जुडिशियल रिव्यू की पावर लोअर कोर्ट के पास नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो किस किस के पास है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की पावर बताई गई है आर्टिकल नंबर 32 में, और हाई कोर्ट की पावर बताई गई है आर्टिकल नंबर 226 में, ठीक है। तो ये डिक्लेयर करेंगे कि ये लॉ जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा, ठीक है। अब जो ये वर्ड लॉ यूज़ किया गया है आर्टिकल नंबर 13 में, इस लॉ में कौन कौन इंक्लूड है, कौन कौन से टाइप के लॉज इंक्लूड हैं, वो भी बताया गया आर्टिकल 13 में। तो एक बार वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल नंबर 13 की, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 13 बोलता है कि कोई भी लॉ नहीं ऐसा बनाया जा सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, जो जाएगा फिर जुडिशियल रिव्यू के लिए, और हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चेक करेंगे कि क्या ये लॉ जो बनाया गया वो किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उनको ये पावर दी गई, उसको ये डिक्लेयर किया जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 13 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आर्टिकल 13 नहीं होता तो फिर पार्लियामेंट, हमारे जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं जो लॉ बनाती हैं, और जो एग्जीक्यूटिव हैं वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी लॉ बनाते और कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करते, ठीक है, चाहे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट ही क्यों ना करते, ठीक है। तो उन लेजिस्लेटिव बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ये इस लॉ का होना, इस आर्टिकल का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो लॉ वर्ड यूज़ किया गया आर्टिकल नंबर 13 में, उसमें कौन कौन से लॉज इंक्लूड हैं, ठीक है। तो जो लॉज वायलेट कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, उसमें आते हैं परमानेंट लॉज, जो कि कौन बनाता है? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी, हमारे राज्यों में हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कोई भी लॉ बनाएंगे, वो लॉ क्या हो, आर्टिकल नंबर 13 में इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो वो चेक किए जा सकते हैं बाय जुडिशियल रिव्यू कि ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड आता है टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंसेस। अब ऑर्डिनेंसेस का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 123, जिसको हम बाद में चेक करेंगे। लेकिन आप अभी के लिए इतना याद रखिए कि ऑर्डिनेंसेस होते हैं टेम्परेरी लॉज, जो कुछ मंथ्स के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ये परमानेंट लॉज नहीं होते, लेकिन ये टेम्परेरी लॉज भी इस लॉ वर्ड में इंक्लूड होंगे। यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडीज़ को ये भी कोई राइट नहीं है कि वो टेम्परेरी लॉज को बनाए, ठीक है, और वो टेम्परेरी जो लॉज हैं वो इफ़ेक्ट करें हमारे फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स की, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। अब हमारे लेजिस्लेटिव बॉडीज़, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, ठीक है, कोई भी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो कोई रूल निकालते हैं, रेगुलेशंस निकालते हैं, कोई नोटिफिकेशन भी निकालते हैं, ठीक है। वो कोई लॉ नहीं बना रहे, वो कोई रूल निकाल देते हैं, कोई नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, ठीक है। और वो सारे रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन भी इस लॉ वर्ड में इंक्लूड है,
ठीक है, यानी कि कोई नोटिफिकेशन ऐसी निकाली जाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के लिए भेजी जा सकती है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन उठता है वो क्वेश्चन उठता है कि क्या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो इस लॉ वर्ड में इंक्लूड होती हैं या नहीं होती, यानी कि उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के लिए। ठीक, तो बहुत सारे लॉज ऐसे आए, केसेस ऐसे आए सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनको जुडिशियल रिव्यू के लिए चैलेंज नहीं किया जा सकता और उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। बट केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड on the grounds that it violates basic structure of the constitution and hence can be declared as void। ठीक है, अब इस केस में बोला गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगी, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, तो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो फिर उसको भी डिक्लेयर किया जाएगा एज अ नल और वॉइड। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है पार्लियामेंट। अब अगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जाता तो फिर पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कोई भी लॉ बना सकती थी। ठीक है, तो पार्लियामेंट को एक टाइप से कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पार्लियामेंट के पास फुल पावर नहीं दी गई कि उसका जो मन करे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दे। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी इफ़ेक्ट करती है बेसिक स्ट्रक्चर को, तो फिर उसको भी चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। ठीक है, तो इसी के साथ फिर जो आज का जो हमारा आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 12 तो हमने देखा ही था। आर्टिकल नंबर 13 में हमारा पूरी तरह से मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आर्टिकल नंबर 13। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राइट टू इक्वालिटी, जो कि हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, जिसमें इंक्लूड है आर्टिकल 5। ठीक है, तो वो कल हम देखेंगे राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल्स। ठीक है, आई होप कि आपको फिर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।